Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 14th of March 2022. तो गाइज आज है तारीख 14 मार्च 2022 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है व्हाइट सी को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2015 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। देखो, आपको पता होगा एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए जैसे एमएसपी का यूज़ होता है, उसी प्रकार से शुगर केन के लिए आपने वर्ड सुना होगा एफआरपी। उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ये फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस है शुगर केन का, ये किसके थ्रू अप्रूव किया गया है। ऑप्शन ए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ऑप्शन बी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ऑप्शन सी डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ऑप्शन डी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है मैंने आप लोगों को नीचे प्रोवाइड करवा दिया है, प्लस टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज इसका आंसर नहीं मिलता है तो कोई परेशान होने की ज़रूरत है नहीं, वीडियो के लास्ट में भी मैं आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर दे दूंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल जो कि हमारे पेज नंबर 1 के ऊपर मेंशन्ड है। और अगर हम लोग इस आर्टिकल को देखें एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर आएगी नहीं, लेकिन फ्रंट पेज पर है तो मैं आप लोग को थोड़ा सा इस न्यूज़ के बारे में बता देता हूँ। छोटा सा ही आर्टिकल है। हुआ क्या है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक मीटिंग रखी संडे में। कल संडे था तो कल ये मीटिंग हुई है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की, जहां पर इंडिया की सिक्योरिटी को लेकर डिस्कशन किया गया। साथ ही साथ इस मीटिंग में रशिया यूक्रेन के विवाद के बारे में डिस्कशन किया गया। साथ ही साथ यहां पर बात की गई कि जो हमारे नेबरहुड यानी जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके यहाँ पर क्या क्या डिफेंस सिचुएशन है। ठीक है, ये हुई बातें यहाँ पर इस मीटिंग के अंदर। उसके अलावा इसी आर्टिकल में एक और चीज़ मेंशन की गई है, वो क्या है आपको पता होगा। आज से थोड़े दिनों पहले लगभग 9 मार्च के आसपास की बात है, भारत यहाँ पर एक मिसाइल की टेस्टिंग कर रहा था जो कि एक्सीडेंटली भारत से निकलकर पाकिस्तान में हिट हो गई थी। हालांकि यहाँ पर उससे कोई इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, किसी की जान नहीं गई है। उसके बाद भारत ने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया और हम लोगों ने बताया कि हाँ एक्सीडेंटली वो मिसाइल निकल गई थी वहाँ से। ठीक है, तो उसके बारे में भी यहाँ पर चीज़ें मेंशन की गई हैं। और फिर उसके बाद जो ये एक्सीडेंटली मिसाइल यहाँ से निकली है भारत से, इसको लेकर आर्टिकल जो है वो एडिटोरियल पर भी आपको देखने को मिलेगा और भी बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। तो एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, अदरवाइज़ यहाँ पर कोई ऐसी खास ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलेगी जो आप एग्जाम से डायरेक्टली रिलेट कर पाओ। ठीक है, उसके बाद एक नीचे आपको छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इस आर्टिकल के थ्रू आप ये जान पाओगे कि आज के टाइम पर यूक्रेन में हालत कितनी बुरी हो रही है। हुआ क्या है, आप हेडिंग देख पा रहे होंगे, भारत ने अपनी एम्बेसी को रिलोकेट कर दिया है यूक्रेन से पोलैंड के अंदर। देखो, यूक्रेन की कैपिटल है कीव, है ना। अब उस कैपिटल के अंदर भारत की एक एम्बेसी है, तो भारत ने अपनी एम्बेसी को वहाँ से हटाकर पोलैंड में शिफ्ट कर दिया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि रशियन फोर्सेस ने अटैक को और ज़्यादा इंटेंस कर दिया है। मतलब जो अटैक है वो और ज़्यादा खतरनाक तरीके से हो रहा है, बॉम्बार्डिंग और ज़्यादा भारी भरकम वहाँ पर कर दी गई है पूरे कीव शहर के ऊपर। बहुत जल्दी देखने को मिलेगा जो ये शहर है वो पूरी तरह से डाउन हो जाएगा और यहाँ पर रशिया के कैप्चर में आ जाएगा। तो ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। तो इतनी सी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन थी इस आर्टिकल के अंदर। मैं आप लोगों को थोड़ा सा लोकेशन वगैरह भी दिखा देता हूँ क्योंकि लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है।
यहाँ पर आप लोग देख पाओगे ये यूक्रेन हो गया, यूक्रेन की कैपिटल आपको ये ऊपर कीव देखने को मिल जाएगी, इधर आपको रशिया नज़र आएगा। यहीं पर हमारी एम्बेसी हुआ करती थी, हमने इस एम्बेसी को अभी के लिए रिलोकेट कर दिया पोलैंड के अंदर में, ठीक है। पोलैंड यहाँ पर यूक्रेन के पड़ोसी देश ही देखने को मिलेगा, ध्यान रखना। फिर उसके बाद पोलैंड, स्लोवाकिया, रोमानिया, मोल्दोवा, हंगरी, ये सारे यहाँ पर पड़ोसी देश हैं यूक्रेन के। उसके बाद यहाँ पर नीचे क्रीमिया वाला रीजन है, ये आपको पता ही है रशिया के कब्जे में है 2014 से ही। उसके बाद बेलारूस, रशिया, ये दोनों कंट्रीज़ बिल्कुल साथ में रहती हैं, ठीक है। दोनों के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, दोनों भाई भाई आपस में कह सकते हो। तो अभी जो यहाँ पर पूरे यूक्रेन पर अटैक हो रहा है वो इधर से हो रहा है, ठीक है, इधर से हो रहा है। फिर उसके बाद क्रीमिया वाला रीजन ऑलरेडी यहाँ पर रशिया के हाथ में, इधर से भी अटैक देखने को मिलता है। फिर उसके बाद यहाँ पर बेलारूस के साइड से भी अटैक देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद अभी कीव की तरफ चारों तरफ से यहाँ पर इसको घेर रखा है, चारों तरफ से बॉम्बार्डिंग चल रही है इस वाले एरिया में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मैप के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। यूक्रेन के नीचे आपको यहाँ पर ब्लैक सी भी देखने को मिलता है, तो ये भी ध्यान रखना, क्योंकि जो सी होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो तो वहाँ पर जैसे ब्लैक सी को लेकर क्वेश्चन पूछा गया कि ब्लैक सी के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो ब्लैक सी से कितनी कंट्रीज टच होती हैं, ज़रा इसको फटाफट मैप में देखो और फिर उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में इसको भी टाइप करना है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं ना। उसके बाद अगला आर्टिकल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिंपली इस आर्टिकल को आप लोग रिलेट कर सकते हो जीएस पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशन से। अब हुआ क्या है, रशिया यूक्रेन के बीच में बहुत सारे क्राइसिस, बहुत सारा विवाद देखने को मिलेगा। और इस विवाद के दौरान जो भारत ने डिफेंस एग्रीमेंट्स कर रखे थे रशिया के साथ में, यूक्रेन के साथ में, उसमें बहुत ज़्यादा डिले होता जा रहा है, ठीक है। ये एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया AK-203 एजॉल्ट राइफल्स का। देखो भारत ने रशिया के साथ एक डील करी थी कि हम लोग लगभग 6.1 लाख AK-203 राइफल्स को बनाएंगे। कुछ राइफल्स हम लोग रशिया से डायरेक्टली परचेज करेंगे और फिर कुछ राइफल्स को भारत के उत्तर प्रदेश के अंदर बनाया जाएगा। ये हमने यहाँ पर डील रखी थी। हुआ क्या, इस डील के अंदर रेगुलरली डिले हो रहा है। आप कह सकते हो इस डील को पिछले साल जुलाई में साइन कर लिया गया था, अभी तक रेगुलरली डिले हो रहा है। और अब यहाँ पर आप कह सकते हो एक बहुत बड़ा डिले लग चुका है, क्योंकि अभी रशिया की तरफ बहुत सारे सेंक्शन भी आ चुके हैं, बहुत सारे सेंक्शंस अलग अलग देशों ने लगा दिए हैं। उसके बाद हालत अभी काफ़ी बुरी हो चुकी है, वॉर अलग चल रही है। तो अभी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आने वाले कुछ समय तक और ये डील ना हो पाए। तो इसमें यहाँ पर इंडिया के लिए काफ़ी सारा कंसर्न है, क्योंकि भारत के कुछ पड़ोसी देश हैं जो कि अगेन हमारे लिए यहाँ पर सबसे बड़ा खतरा बनकर बैठे हैं। आपको पता है पाकिस्तान, चाइना, जो एक बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे लिए। तो उनकी वजह से भी हम लोग जो है अपने डिफेंस सेक्टर को और ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं, ये आप लोगों को पता ही है। देन उसके बाद यहाँ पर बताया गया लगभग जो 6.1 लाख AK-203 एजॉल्ट राइफल्स हैं, इनकी जो कॉस्ट है लगभग 5,000 करोड़ के आसपास की यहाँ पर हो रही थी। और इसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा इंडिया और रशिया दोनों के थ्रू मिलकर। और कुछ राइफ़ल्स हम लोग उत्तर प्रदेश अमेठी में यहाँ पर इसको मैन्युफैक्चर करेंगे और कुछ राइफ़ल्स हम लोग डायरेक्टली परचेज़ करेंगे रशिया से। इस प्रकार की डील हुई थी, जो कि अभी अगेन और थोड़ा सा डिले हो चुका है, ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है। तो भारत ने देखो ये केवल छोटा सा यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि हाँ राइफ़ल्स को लेकर डिले हुआ है, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने परचेज़ कर रखी हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट्स कर रखे हैं। तो उनके अंदर भी उनकी सप्लाई में भी बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है और आने वाले टाइम पर वो डिले और ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। तो चलो अब मैं इस आर्टिकल को लेकर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो उसको सही से पढ़ना, ध्यान रखना, उसको अच्छे से नोट्स बनाना चाहो तो बना सकते हो। आगे कि मैं आपके 10 मिनट बहुत ज़्यादा यहाँ पर अच्छी तरीके से चीज़ों को समझाऊंगा, बस खाली ध्यान से सुनते हुए चलना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि अभी पिछले 2 दिनों में पता है क्या हुआ, मैं लाइक करने के लिए बोलना भूल जाता हूँ, तो फिर हाँ आप लोग भी भूल जाते हो, लाइक कर नहीं पाते हो। तो आज याद आ गया मुझे डेफिनेटली, तो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, तो लाइक कर दो। और हमने हमेशा की तरह टारगेट रखा है 5K प्लस लाइक्स का। ना अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। देखो हमने ना बहुत सारी एग्रीमेंट्स कर रखे हैं रशिया के साथ में और यूक्रेन के साथ में। अब भारत को दिक्कत फेस करनी पड़ रही है, क्यों? क्योंकि उन एग्रीमेंट्स के अंदर देरी पे देरी हो रही थी पहले से, और अब तो एक बहुत बड़ा स्टॉप लग चुका है। अब और ज़्यादा देरी होने वाली है, क्योंकि इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में विवाद अपने आप में काफ़ी बढ़ चुका है। अब बात करते हैं भारत के लिए रशिया कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो आपने पहले बहुत सारी चीज़ जगह पर देखा होगा, UNSC के अंदर भारत ने रशिया के अगेंस्ट में कुछ नहीं बोला, UNGA के अगेंस्ट में रशिया के अगेंस्ट में नहीं गए हम लोग, UNHRC के अंदर हम लोग रशिया के अगेंस्ट में नहीं गए। तो अब आपको समझ में आएगा कि हाँ क्यों नहीं गए हम रशिया के अगेंस्ट में, ठीक है। तो वो भी चीज़ें जो हैं यहाँ पर इसी आर्टिकल से आप लोग लिंक कर पाओगे।
क्योंकि देखो रशिया जो है ना वो सेकंड लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्टर है पूरे दुनिया में, मतलब बहुत सारे हथियारों को एक्सपोर्ट करता है। सेकंड नंबर पर आने वाली कंट्री है। तो फर्स्ट नंबर पर कौन सा, तो फर्स्ट नंबर पर आपको यूएस देखने को मिलेगा जो कि बहुत सारे हथियारों को बेचता है अलग अलग देशों के अंदर। और एक समय था 2016, 20, ये आप देख पाओगे इस पीरियड के अंदर यहाँ पर क्या हुआ, जो अमेरिका का शेयर है, मतलब अमेरिका ने दुनिया भर में बहुत सारे हथियार बेचे हैं। एग्जैक्टली अगर हम बात करें 37% यहाँ पर अमेरिका ने हथियार बेचे हैं दुनिया भर में, जबकि रशिया का जो यहाँ पर शेयर है वो 20% का देखने को मिलेगा। हालांकि मैंने आपको बताया ना रशिया सेकंड नंबर पर देखने को मिलेगा, तो रशिया का भी एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है दुनिया भर में यहाँ पर हथियारों को बेचने का। तो ये सब यहाँ पर एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया गया है। उस रिपोर्ट का नाम है सिप्री। सिप्री एक बहुत पॉपुलर रिपोर्ट है जो कि इसी डिफेंस डील्स को लेकर लाती रहती है इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। तो सिप्री क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब अगर हम लोग बात करें तो भारत के बहुत सारे कॉपरेशंस है, बहुत सारी डील हैं रशिया के साथ में, साथ ही साथ यूक्रेन के साथ में भी बहुत सारी डील हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं रशिया की। तो एग्जैक्टली अगर हम कवर करें इंडिया और रशिया के डिफेंस टाइज को, तो सिंपली इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर सकते हो। देखो एक समय ऐसा हुआ करता था जब भारत ब्रिटिशर्स के ऊपर डिपेंड था, ठीक है, वेस्टर्न नेशंस के ऊपर डिपेंड था, अमेरिका हो गया, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हो गई, सिर्फ और सिर्फ हम लोग इन्हीं से हथियार को खरीदते थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ 1970s में, मतलब देश हमारा 1947 में आज़ाद हो चुका था, उसके बाद 1970 के आसपास भारत ने बहुत सारे हथियारों को खरीदना चालू किया यूएसएसआर से, क्योंकि उस समय की बात है 1970s की। तो यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन हुआ करता था जो कि 1991 में टूटा, जिसमें से रशिया और फिर उसके बाद यूक्रेन या अलग अलग देश निकल गए। टोटल 15 देश निकले थे यहाँ से, ठीक है। तो टोटल 15 देश बने हैं यूएसएसआर टूटने के बाद में। तो यहाँ पर उस समय जो यूएसएसआर हुआ करता था तब हमने यहाँ पर 1970s के आसपास स्टार्टिंग कर दी थी कि यूएसएसआर से हथियार को खरीदेंगे और हथियार खरीदना शुरू कर दिया। तब से हमारे रिलेशन रशिया के साथ बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से बने रहे हैं। रशिया ने हम लोगों को बहुत सारे सेंसिटिव और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट वेपन्स को दिया है। देखो एक चीज़ मैं आप लोग को ये भी बताता हूँ, जब हम लोग इन वेस्टर्न कंट्रीज से हथियारों को खरीदते थे, यहाँ से यूएस से या यूरोपियन यूनियन कंट्री से, तो जो हथियार हम खरीदते थे ना वो बहुत सिंपल टाइप के हुआ करते थे, बेसिक से वेपन हुआ करते थे। ये हम लोग को जो हाई लेवल एडवांस लेवल वेपन्स होते थे ना वो नहीं दिया करते थे। लेकिन रशिया यानी सोवियत यूनियन से जब पहले हम लोग डील किया करते थे तो सोवियत यूनियन ने हम लोग को बेसिक वेपन के साथ साथ एडवांस वेपन भी देना चालू कर दिया। तो हम लोग यहाँ पर काफ़ी सारे एडवांस वेपन को खरीद रहे थे, किससे, रशिया से। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे धीरे धीरे क्या हुआ, हम लोगों ने बहुत सारी सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर हुआ, हमारे पास इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर है वो भी रशियन ओरिजिन है, ध्यान रखना, रशिया के थ्रू दिया हुआ है। उसके साथ साथ टैंक्स हो गए, गन्स, फाइटर जेट, मिसाइल्स, ये सारी चीज़ें आप देख पाओगे रशिया से हम लोग लेने लगे। उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग देखें रशिया के लिए भारत एक बहुत बड़ा इम्पोर्टर है, और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इंडिया के लिए जो रशिया एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। 2000 से लेकर साल 2000 से लेकर 2020 के अगर हम बीच की बात करें तो रशिया का लगभग यहाँ पर जो शेयर रहा है वो 66.5% का शेयर रहा है कि भारत के अंदर इसने इतना सारा वेपन्स को एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। तो भारत ने बेसिकली यहाँ पर, और भी ऐसी बात है इसको ऐसे भी कह सकते हो, भारत ने इतना सारा वेपन इंपोर्ट किया है रशिया से, जिसमें से हम लोगों ने फाइटर जेट हो गए, टैंक, हेलीकॉप्टर, सबमरीन्स, इन सारी चीज़ों को लिया है। प्लस बहुत सारी डील हमारी चल रही हैं, अंडर पाइपलाइन है, जिनको अभी पूरा करना है, जिसकी अंदर अभी काफ़ी डिले देखने को मिल रहा है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कि हमने आखिरकार क्या क्या परचेज़ किया, ये भी बता दो जब इतनी बात हमने करी ली है तो जब हम बात करते हैं रशिया की, तो रशिया एक मेन एक्सपोर्टर है। रशिया ने भारत को बहुत सारे फाइटर एयरक्राफ्ट दिए हैं, जैसे यहाँ पर सुखोई आपने सुना होगा, लगभग हंड्रेड्स ऑफ सुखोई रशिया के थ्रू लिए गए हैं। मिग जेट्स को रशिया के थ्रू लिया गया है, ठीक है। इंडिया का एक मिसाइल प्रोग्राम था, इंडिया ने यहाँ पर अपने मिसाइल प्रोग्राम को डेवलप किया है सिर्फ और सिर्फ रशिया की मदद से, सोवियत यूनियन की मदद से। उसके बाद सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख पाओगे ये है कि इंडिया रशिया आज के टाइम पर दोनों साथ में मिलकर हथियारों को बनाने लगे हैं। एग्जाम्पल है ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ब्रह्मोस मिसाइल को यहाँ पर दोनों कंट्रीज ने मिलकर बनाया, जिसको इंडिया अभी एक्सपोर्ट करना भी चालू कर चुका है। फिलीपींस के साथ हमने डील करी थी रिसेंटली। उसके बाद ये तो हुई बात हमारी एयरफोर्स के लिए कि कौन कौन से एयरक्राफ्ट हमने परचेज़ किए। अब बात करते हैं हमारी आर्मी के लिए, तो आर्मी के लिए यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टैंक्स आज के टाइम पर देखने को मिलते हैं। एक है T-72 MI टैंक, यहाँ पर 66% जो ओरिजिन है वो रशिया का है, तो इस वाले टैंक में भी यहाँ पर रशिया का एक बहुत बड़ा हाथ देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ T-90 टैंक आपको देखने को मिलेगा हमारी आर्मी के पास, यहाँ पर भी रशिया का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद इंडिया की एयरफोर्स के लिए स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे जो
667 प्लेन फाइटर ग्राउंड अटैक है FGA, ये हमने रशिया से परचेज कर रखा है। यहाँ पर बहुत बड़ा परसेंट रशिया का है। उसके साथ साथ यहाँ पर Su-30 हो गया 22%, यहाँ पर MiG-21 हो गया, MiG-29 हो गया। इन सब के अंदर रशिया का बहुत बड़ा शेयर आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए रशिया काफ़ी इंपॉर्टेंट देश बन जाता है भारत के लिए। प्लस और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डील्स और एग्रीमेंट्स हम लोग कर चुके हैं। जैसे भारत ने $5 बिलियन की एक डील करी थी रशिया के साथ साल 2018 में। वो डील किस लिए थी? वो थी S-400 के लिए। हम लोग रशिया से S-400 सिस्टम को परचेज़ कर रहे हैं। हालांकि हमें पता है कि हम लोग रशिया से ये सिस्टम परचेज़ करेंगे तो उधर से US हमारे ऊपर काटसा के सैंक्शंस लगा सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने रशिया से इन वेपन्स को परचेज़ किया। तो यहाँ पर अगेन आप देख पाओगे रिलेशन कहाँ पर स्टैंड करते हैं। फिर उसके बाद पिछले ही साल की बात है, दिसंबर 2021 की बात है, भारत और रशिया ने मिलकर यहाँ पर एक और एग्रीमेंट साइन किया, और वो है 5,000 करोड़ रुपए की डील है। 6.1 लाख AK-203 राइफल्स जेट्स का, ठीक है, सॉरी यहाँ पर AK-203 राइफल्स हैं ये बेसिकली। यहाँ पर बोला गया था कि इसको हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे जॉइंटली, मतलब रशिया इंडिया दोनों मिलकर यहाँ पर इसको बनाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। ये यहाँ पर डील करी गई। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे जो रशिया है, रशिया यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर रहा है हमारे लिए जो फ्रीगेट्स होते हैं। वो फ्रीगेट्स क्या है? मतलब एक जहाज़ जिसके ऊपर काफ़ी सारे हथियार आपको लगे हुए देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर और क्या बताया गया, यहाँ पे आप देख पाओगे बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स है उसके अंडर में रशिया हमारे लिए काफ़ी सारे वेपन्स बना रहा है। और अभी यहाँ पर क्या है, इंडिया आज के टाइम पर रशिया से काफ़ी सारी बातचीत कर रहा है कि हम लोग अभी 2 न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन्स को भी यहाँ पर रशिया से बनवाएंगे, उससे रेंट पर लेंगे। चक्रा 3 और चक्रा 4 यहाँ पर देखने को मिलेगा। और बोला जा रहा है ये हमारे पास आएगी 2025 तक। तो रशिया से हम लोग न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स को ले रहे हैं। देखो जो न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि आपको ध्यान रखना है मिसाइल 2 प्रकार की होती है, एक होती है कन्वेंशनल, उसके बाद दूसरी यहाँ पर न्यूक्लियर वाली होती है। तो ये सिंपल है, ये बहुत सारी कंट्रीज़ के पास आपको देखने को मिलेंगी। जो कि न्यूक्लियर वाली जो सबमरीन होती है ये पानी में लंबे समय तक रह सकती है, महीनों तक पानी के अंदर रह सकती है। लेकिन जो ये कन्वेंशन वाली सबमरीन होती है इसको हफ्ते में बार निकलना पड़ता है। तो अपने आप में आप देख पाओगे एक डिफरेंस है, ये हमारे लिए काफ़ी बेटर रहती है। तो न्यूक्लियर सबमरीन आज के टाइम पर बहुत कम देशों के पास है, भारत के पास भी आपको देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर बात करें तो हम लोग और भी सबमरीन्स को रशिया से रेंट पर लेने वाले हैं और 2025 तक इसकी डिलीवरी भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि रशिया को लेकर यहाँ पर क्या क्या स्टैंड आपको देखने को मिलेगा। प्लस अभी जो ये डील हमने करी है AK-203 राइफल्स की, इसके अंदर काफ़ी डिले हो चुका है और डिले बढ़ता जा रहा है। ये हमारे पास एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आती है। उसके बाद इसी के नीचे एक छोटा सा आर्टिकल है, अगेन इंपॉर्टेंट है। आप आपको क्यों इंपॉर्टेंट है? तो GS पेपर 2 के अंदर एक टॉपिक है हेल्थ, उससे आप लोग डायरेक्टली इस आर्टिकल को लिंक कर सकते हो। यहाँ पर क्या बात की गई है, जो सरकारी ड्रग स्टोर है, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पर आप कह सकते हो कि जनौषधि केंद्र के नाम से भी जानते हैं ना, आपने सुना होगा। तो ये जो केंद्र है यहाँ पर अभी तक तो आपको बहुत सारी दवाइयाँ मिल रही थी, बहुत सारी मतलब आपको जो मेडिसिन मिल रही थी बहुत सस्ती थी। अब क्या होगा, इन सरकारी इस दवा की जो दुकानें हैं तो इन सब पर आपको न्यूट्रास्यूटिकल्स भी मिलेगा। आपने फार्मास्यूटिकल सुना होगा, न्यूट्रास्यूटिकल क्या है यहाँ पर, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो हुआ क्या है, यहाँ पर अब सरकार ने डिसीजन लिया है कि जो प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना है, ठीक है, इसके बहुत सारे केंद्र आपको देखने को मिलेंगे। जनौषधि केंद्र आपको पूरे भारत में देखने को मिलेंगे, बहुत सारे केंद्र बना दिए गए हैं जहाँ पर हम लोग लगभग 1451 अलग अलग दवाइयाँ बेच रहे हैं और 240 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी हम लोग यहाँ पर बेच रहे हैं। नाउ अब इसमें हम लोग न्यूट्रास्यूटिकल्स को ऐड करने वाले हैं। न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? जैसे प्रोटीन पाउडर हो गया, ठीक है, जो फूड सप्लीमेंट्स होगा, ठीक है, या फिर इम्यूनिटी बार होगा, ठीक है, इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए कुछ बार्स वगैरह यहाँ पर बेची जाएंगी। तो ये यहाँ पर हम लोग ऐड करने वाले हैं। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर हम देखें करंट टाइम में तो टोटल भारत के अंदर 8,675 ये आपको जनौषधि केंद्र देखने को मिलेंगे जहाँ पर ये दवाइयाँ मिलती हैं। अब आप कहोगे जनौषधि केंद्र क्या है, कौन सी दवाइयाँ मिलती हैं, कैसे वर्क करता है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ये भी तो पता होना चाहिए। मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल पता होना चाहिए। अभी रुक जाओ, अभी हम लोग उसको भी कवर करेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक चीज़ और देखो, हमने टारगेट रखा है 2025 तक कि अभी जो हमारे 8,500 के आसपास जनौषधि केंद्र है उसको बढ़ाकर हम लोग 10,500 के आसपास कर दें। तो 2025 तक हम और भी बहुत सारे केंद्र को खोलने वाले हैं जहाँ पर सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं। चलो अब हम लोग बात करते हैं इस पूरे पर्टिकुलर टॉपिक के पर्सपेक्टिव से। तो सिंपली इस आर्टिकल को GS पेपर 2 हेल्थ से रिलेट कर सकोगे, मैंने आपको बता दिया। अभी रिसेंटली भी ये काफ़ी चर्चा में था, तो मतलब अभी कुछ दिन पहले चर्चा में था, ये फिर से चर्चा में आ चुका है, तो इम्पॉर्टेंट है। कुछ दिन पहले क्यों चर्चा में था? क्योंकि प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया जो मतलब हमारे PM हैं, इन्होंने यहाँ पर बोला कि जो जन औषधि दिवस है इसको हम लोग हर साल सेलिब्रेट करेंगे 7 मार्च को। तो आज 14 मार्च है, तो लगभग आज से 7 दिन पहले यहाँ पर ये आर्टिकल चर्चा में था। नाउ अब हम लोग डायरेक्टली बात करते हैं आखिरकार ये प्रधानमंत्री जनौषधि परियोजना है क्या।
देखो इसका ओरिजिन क्या है, पहले इसको समझते हैं, ये परियोजना बनी कैसे। ये जो जनौषधि स्कीम है इसको लॉन्च किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के थ्रू नवंबर 2008 में। ये साल 2008 की बात हो रही है। उसके बाद क्या हुआ, सरकार ने इस स्कीम के अंदर धीरे धीरे बदलाव करे। फिर 2015 के अंदर इसके अंदर कुछ बदलाव करे गए। तो पहले तो ये जन औषधि स्कीम के नाम से जानी जाती थी, लेकिन 2015 के अंदर बदलाव करने के बाद इसका नाम कर दिया गया प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। फिर उसके बाद इसके अंदर कुछ और चीज़ें ऐड करी गई, देन उसके बाद वापस इसका नाम बदल दिया गया, देन फाइनली यहाँ पर नाम दिया गया प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना। ठीक है, अब बात करते हैं इसको कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो इसको लागू करने के पीछे एक बॉडी है जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग पहले ब्यूरो ऑफ फार्मा PSUs के नाम से जानते थे, बट अगर हम लोग बात करें तो यही बॉडी है PMBI, जो कि यहाँ पर इस पूरे के पूरे जनऔषधि कैंपेन को लॉन्च कर रही है। जो ये PMBI है, PMBI मैं फिर से बोल देता हूँ, फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया है। और बेसिकली यहाँ पर बात करें तो एक जो ये बॉडी है ये एक इंडिपेंडेंट सोसाइटी है, ठीक है, जिसको रजिस्टर किया गया है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर में, जो कि यहाँ पर इस पूरे के पूरे स्कीम को लागू करती है। अब बात करते हैं जो ये प्रधानमंत्री, ये जो हमारी पूरा जन औषधि योजना देखने को मिलेगी परियोजना, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, ठीक है, इसकी खासियत क्या क्या है। तो पहली चीज़, यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा परियोजना है इसको अप्रूव किया गया था और इसके लिए कुछ पैसा हम लोग ऑलरेडी मतलब अनाउंस कर चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया था 2020-21 के अंदर अनाउंस किया गया कि 490 करोड़ की 500 करोड़ के आसपास हम लोग खर्चेंगे और 2024-25 तक हम लोग इसको और ज़्यादा बेहतर बना देंगे। और 2025 तक हमारा टारगेट है कि 10,500 के आसपास ये जनऔषधि केंद्र हम लोग खोल पाएँ। ठीक है, जैसा मैंने अभी आप लोग को आर्टिकल के अंदर बताया। नाउ अब यहाँ पर इसके अंदर होता क्या है, देखो इस स्कीम में क्या होता है, हम लोग काफ़ी सारी जो दवाइयाँ हैं वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से ख़रीदते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो दवाइयाँ हम लोग ख़रीदते हैं वो बहुत ज़्यादा सर्टिफाइड होती हैं, क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स होते हैं। उनको ख़रीदने के बाद उनकी टेस्टिंग की जाती है, उनको एक यहाँ पर टैग मिलता है और बिल्कुल ऑथेंटिसिटी का टैग मिलने के बाद यहाँ पर क्वालिटी टेस्ट होने के बाद, ये सारे टेस्ट पास करने के बाद जो ये मेडिसिन हैं फिर वो इन परियोजना केंद्र के अंदर, यानी जो जनऔषधि केंद्र है उन केंद्र के अंदर ये दवाइयाँ भेज दी जाती हैं। और ख़ास बात क्या है ना, ये जो मेडिसिन होती हैं ये नॉर्मल मेडिसिन जो ब्रांडेड वाली हैं, ब्रांडेड वाले से 50 से 90% तक सस्ते दामों में मिलती हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ पर ये देखने को मिलता है, तो सस्ते दामों में भी बहुत सारे लोग इस मेडिसिन को अफोर्ड कर पाते हैं। क्लियर हुआ ना। अब बात करें तो चलो हमने ये समझ में आ गया। अब अगर हम लोग बात करें तो इस पूरे के पूरे परियोजना का ऑब्जेक्टिव क्या देखने को मिलेगा, एक जो एम होता है ना, लास्ट एम, वो इसका क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है कि देखो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि मार्केट के अंदर एक क्वालिटी वाली जो मेडिसिन है वो अवेलेबल करवाना। ना केवल इतना ही, ये जो क्वालिटी मेडिसिन है इसको अवेलेबल तो करवाना, साथ ही साथ अफोर्डेबल प्राइस पर, कि हर कोई खरीद सके। नहीं तो आज के टाइम पर यहाँ पर क्या होता है, आप देख पाओगे जो पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा हो जाता है। मतलब एक बार कोई व्यक्ति बीमार पड़ा, हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया, तो वो बिल यहाँ पर वो बढ़ता रहता है, वो हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, आपने काफ़ी बार देखा होगा जब भी यहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम आई होगी तो। फिर उसके बाद यहाँ पर और क्या बताया गया, इसका दूसरा सबसे बड़ा गोल यहाँ पर और देखने को मिलता है कि जो जेनेरिक मेडिसिन हैं उनको हम पॉपुलराइज़ करें, उनके बारे में बताएं, क्योंकि अभी लोगों की नज़र में वो इन्फीरियर क्वालिटी, एक बेकार सी क्वालिटी के अंदर दिखाई देती है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको एक ऑथेंटिसिटी के साथ एक क्वालिटी टेस्ट को पास करने के बाद यहाँ पर मेडिसिन को भेजा जाता है। उसके साथ साथ और क्या बताया गया, ये जो केंद्र है यहाँ पर कुछ मेंस्ट्रुअल हेल्थ सर्विसेज को भी अवेलेबल करवाया जाएगा। यहाँ पर जो जनऔषधि है इसके अंदर कुछ सुविधा दी जाएगी सैनिटरी नैपकिन्स की। ठीक है, वो सारी जो वेमेंस हैं इंडिया के अंदर उनको भी यहाँ पर सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। प्लस उसके बाद यहाँ पर और क्या बोला गया, यहाँ पर क्या होगा, देखो जब हम लोग केंद्र को बनाएंगे, हमारे ऑलरेडी केंद्र चल रहे हैं बहुत सारे, अब और भी नए जनऔषधि केंद्र को बनाया जाएगा, तो क्या होगा, लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। जब तक लोग होंगे नहीं तब तक वो केंद्र कैसे चलेगा, तो लोगों को हायर किया जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो एम्प्लॉयमेंट है, जो रोज़गार है, वो भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ हमारा टारगेट है हम काफ़ी सारे लोगों को नौकरी भी दे पाएँ इसी स्कीम के अंडर में। आई होप आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुका है। दवाइयाँ काफ़ी सस्ते में मिलती हैं, ये मैंने आपको बता दिया। कैसे खरीदते हैं, WHO से खरीदते हैं, कैसे दवाइयाँ जाती हैं, वो सारी बातें आपको A to Z पता चल चुकी हैं। तो इस आर्टिकल का हमने पोस्टमार्टम बहुत अच्छे से कर दिया है। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर। उसके बाद आएंगे पेज नंबर 11 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। एक इशू है जो सबसे ज़्यादा चल रहा है यहाँ पर, वो रशिया यूक्रेन दोनों के बीच में बॉम्बार्डिंग चल रही है। रशिया ने एयर स्ट्राइक कर दिया है, जहाँ पर अभी काफ़ी सारा नुकसान हुआ है, बहुत सारे लोगों की जान जा रही है और पहले भी जा चुकी है। तो वही यहाँ पर आर्टिकल के अंदर इन्फॉर्मेशन दी गई है। नाउ डायरेक्टली आते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर, जो हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल पता है छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर इसी आर्टिकल में से देखोगे तो इसी आर्टिकल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर यूपीएससी 2-3 क्वेश्चन पूछ चुका है प्रीवियस ईयर में, ठीक है, हाँ 2-3 क्वेश्चन पूछ चुका है, तो पॉसिबिलिटी आने वाले टाइम पर भी क्वेश्चन बने। यहाँ पर बात क्या की गई है, एक स्टेटमेंट आया है जहाँ पर बात की गई कि जो रशिया है उसने फॉस्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल किया रशिया ने, कहाँ पर, दोनबस के अंदर। दोनबास रीजन आपको देखने को मिलेगा, यूक्रेन के पास में आपको रीजन ये देखने को मिलेगा, तो यूक्रेन के अंदर भी अटैक के अंदर ये फॉस्फोरस बॉम्ब अटैक भी देखने को मिले हैं। हालांकि फॉस्फोरस जो बॉम्ब अटैक है वो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पर यूज़ जो है वाइट फॉस्फोरस सेल का वो मतलब बैन कर रखा है। जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हो, पॉपुलेटेड एरिया हो, वहाँ पर आप इन बॉम्ब्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन जो खाली एरिया है वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। उसके साथ साथ एक और व्यक्ति हैं जिन्होंने फेसबुक पोस्ट डाला और उन्होंने बोला रशिया ने केमिकल वेपन का इस्तेमाल कर लिया है। हालांकि ये चीज़ें अभी अप्रूव नहीं हुई हैं पूरी तरह से, इनके पूरा स्टेटमेंट को वेरीफाई नहीं किया गया है, आपको ध्यान रखना है, बट फिर भी इन्होंने केमिकल वेपन का नाम ले लिया है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये जो केमिकल वेपन है, ये नाम ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और केमिकल वेपन के साथ साथ एक और वेपन होता है बायोलॉजिकल वेपन, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मॉर्निंग मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग सुबह वाला वीडियो नहीं देखते हैं। तो है क्या, इसको आर्टिकल को आप सिंपली रिलेट कर सकते हो जीएस पेपर 2 से। सिलेबस के अंदर आप टॉपिक देख पाओगे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का, साथ ही साथ जीएस पेपर 3 से भी रिलेट कर सकते हो। तो न्यूज़ क्या है, कॉन्टेक्स्ट इसका यह है कि अभी रिसेंटली हम लोग देख पा रहे थे कि रशिया और यूएस दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे, ठीक है, मैंने आपको बताया है। देखो एक तो सिचुएशन ये हो गई, और आज से 2 दिन पहले पता है क्या हो रहा था, 2 दिन पहले यहाँ पर रशिया ने यहाँ पर बोला कि यूक्रेन के अंदर बायोलॉजिकल वेपन्स को बना रहा है अमेरिका, ऐसे हथियार जो कि यहाँ पर बीमारियों को फैलाते हैं। ऐसा यहाँ पर स्टेटमेंट किसके थ्रू आया, रशिया के थ्रू, जिसको यूएस ने बिल्कुल पूरी तरह से मना कर दिया। अमेरिका ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर उधर से अमेरिका ने बोला कि भाई यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि रशिया केमिकल वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। तो बायोलॉजिकल वेपन और केमिकल वेपन ये दोनों ही टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, न्यूज़ में काफ़ी चर्चा में आ चुकी हैं, डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज़ यहाँ पर केमिकल वेपन्स होते क्या हैं सर, देखो जो केमिकल वेपन है वो यहाँ पर एक ऐसा हथियार है जिसके अंदर केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, जहरीली गैसेस का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब जहरीली गैसेस के थ्रू अटैक किया जाएगा तो जिससे यहाँ पर इंसानों की जान जाती है, डेथ भी हो जाती है, प्लस यहाँ पर बहुत सारी और भी यहाँ पर नुकसान देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर केमिकल वेपन्स के अंदर क्या होता है, टॉक्सिक गैसेस वगैरह छोड़ी जाती हैं, जो कि वर्ल्ड वॉर वगैरह के अंदर हमने देखा ही था। अब उसके बाद बात करते हैं इन केमिकल वेपन्स को रोकने के लिए, क्योंकि जब इतने खतरनाक हैं, हज़ारों की जनसंख्या की अंदर यहाँ पर ये जान ले सकते हैं, तो इनको लेकर क्या इनिशिएटिव देखने को मिलेगा। तो बात करें भारत के अंदर, तो भारत के अंदर आपको केमिकल वेपन कन्वेंशन एक्ट 2000 देखने को मिलेगा। इसको पास किया गया था ताकि हम लोग क्या कर सकें, केमिकल वेपन कन्वेंशन को लागू कर सकें, और इस कन्वेंशन के माध्यम से हम लोग जो केमिकल वेपन्स हैं उसको यूज़ करना बिल्कुल बंद कर सकें। तो ये तो भारत के अंदर हुआ। बाकी दुनिया भर में क्या क्या है केमिकल वेपन्स को रोकने के लिए, तो उसके लिए है बेसल, रॉटरडैम एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन। अलग अलग आपको ये कन्वेंशंस देखने को मिलेंगे जो कि डायरेक्टली बात करता है कि भाई आप केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल करोगे तो आपके कंट्री को बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। अगर हम लोग बात करें डायरेक्टली केमिकल वेपन कन्वेंशन के लेकर, तो ये एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है, मतलब यहाँ पर बहुत सारे देशों ने मिलकर इस पूरे कन्वेंशन को साइन कर रखा है। और यहाँ पर साइन करने के साथ साथ क्या है, अब वो कंट्रीज़ कहीं ना कहीं केमिकल वेपन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी, और उनसे बोला गया आपके पास पुराने केमिकल वेपन रखे हैं, कुछ भी रखा है तो उसको फटाफट ख़त्म कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो, फेंक दो, यहाँ पर कुछ भी करो, लेकिन केमिकल वेपन देश के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पर हुआ। फिर उसके बाद ये जो कन्वेंशन है ये ड्राफ्ट किया गया 1992 के अंदर, इसको साइन किया 1993 में, और ये वर्किंग में आ चुका है 1997 से। तब से हम लोग देख पा रहे हैं केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल के ऊपर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इस पूरे ट्रीटी के अंदर, इस पूरे कन्वेंशन के अंदर कितनी कंट्रीज़ हैं, तो लगभग 192 यहाँ पर स्टेट पार्टीज़ आपको देखने को मिलेंगी, और उसमें से यहाँ पर लगभग 165 सिग्नेटरीज़ हैं, मतलब जिन्होंने इस पूरे कन्वेंशन को साइन कर रखा है। भारत ने भी साइन कर रखा है, तो भारत भी यहाँ पर केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकता, आपको ध्यान रखना है। और इसके अंदर एग्जैक्टली यही बोला गया कि आप लोग केमिकल वेपन्स को अपने देश में बनाओगे नहीं, उसको प्रोड्यूस नहीं करोगे, उसको खरीदोगे नहीं, इकट्ठा नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, केमिकल वेपन का कहीं से कहीं तक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पर आप देख पाओगे। अब क्या हुआ, अब आपको जो ये विद से ये पूरा सेंटेंस दिख रहा है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। 2016 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। वो क्वेश्चन क्या है मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स है, ठीक है, केमिकल वेपन को रोकने के लिए यहाँ पर एक बॉडी है, तो इसको लेकर कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन की,
ठीक है, यूरोपियन यूनियन की ऑर्गेनाइजेशन है, नेटो WHO के साथ काम करती है, ऐसे तो हमने कुछ पढ़ा नहीं अभी। तो पहला सेंटेंस हो गया गलत। दूसरा सेंटेंस यहाँ पर ये बोलता है ये केमिकल इंडस्ट्री को मॉनिटर करता है और केमिकल वेपन को यूज़ करने से रोकता है। तो दूसरा सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया क्योंकि अभी हमने इसको पढ़ा। उसके साथ साथ तीसरा सेंटेंस क्या बोलता है, ये जो कन्वेंशन है ये बात करता है, एक असिस्टेंस देता है और साथ ही साथ यहाँ पर देशों को बचाता है केमिकल वेपन्स के खतरे से। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, ये भी हमने उन्हें अभी पढ़ा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इसके दो स्टेटमेंट सही है। कौन सा वाला, सेकंड और थर्ड वाला। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ऑप्शन में बी इज़ द करेक्ट आंसर, सेकंड और थर्ड वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाता। तो 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये हुआ केमिकल वेपन्स की बात। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे केमिकल वेपन्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल वेपन्स की, क्योंकि ये भी चर्चा में थे। तो बायोलॉजिकल वेपन्स देखो, केमिकल वेपन में क्या होता है, जहरीली गैसेस को छोड़ा जाता है। बायोलॉजिकल वेपन्स के अंदर यहाँ पर क्या होता है, इस प्रकार से हथियार तय किया जाता है जिससे बीमारियों को फैलाया जा सके। बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, इनको फैला दिया जाता है, वो यहाँ पर कहलाते हैं बायोलॉजिकल वेपन्स। ठीक है, अब बायोलॉजिकल वेपन से यहाँ पर क्या होता है, ह्यूमंस के साथ साथ एनिमल्स, प्लांट्स, सब कुछ तबाह होता हुआ नजर आता है। अब यहाँ पर बायोलॉजिकल वेपन्स को रोकने के लिए 1925 का आपको जेनेवा प्रोटोकॉल देखने को मिलेगा, जिसने पूरी तरह से बायोलॉजिकल वेपन्स के ऊपर बैन लगा दिया था और भारत ने भी यहाँ पर इस कन्वेंशन को अप्रूव कर रखा है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे इसी बायोलॉजिकल वेपन को रोकने के लिए बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन कन्वेंशन आपको देखने को मिलेगा, जो कि 1975 से वर्क कर रहा है। और इस कन्वेंशन का मेजर मकसद है कि कोई भी देश यहाँ पर बायोलॉजिकल वेपन को डेवलप नहीं करेगा, प्रोड्यूस नहीं करेगा, इनको इकट्ठा नहीं करेगा, क्योंकि बायोलॉजिकल वेपन अपने आप में काफ़ी खतरनाक होते हैं। बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन के बारे में आपको समझ में आ गया। इसके अंदर कितने मेंबर्स है, तो 183 स्टेट पार्टीज है, 4 लोगों ने साइन कर रखा है। भारत ने भी यहाँ पर इस कन्वेंशन को साइन कर रखा है, जिसका मतलब भारत भी यहाँ पर बायोलॉजिकल वेपन्स का यूज़ कहीं से कहीं तक नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको इस आर्टिकल में बहुत कुछ जानने को मिला है कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इंडिया और श्रीलंका के बारे में चर्चा की गई है। तो सिंपली अगेन इस आर्टिकल को आप लोग GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर सकते हो। हुआ क्या है, अडानी ग्रुप ने एक डील साइन कर ली है श्रीलंका के पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर। तो श्रीलंका के अंदर वैसे यहाँ पर बिजली की काफ़ी कमी है, तो अडानी ग्रुप ने यहाँ पर एक डील साइन करी है। और यहाँ पर क्या है, श्रीलंका के अंदर जो नॉर्दर्न प्रोविंस है, वहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अडानी पावर यहाँ पर एक तरीके से जो बिजली है वो यहाँ पर प्रोड्यूस करने वाले हैं, रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं। और एक ऐसा रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट होगा जो कि यहाँ पर 500 मेगावाट तक की इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा, ऐसा यहाँ पर एक डील के अंदर बताया गया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं श्रीलंका का मैप ड्रॉ करूं इस प्रकार से, एक सेकंड रुक जाओ, श्रीलंका का मैप अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो इसमें नॉर्थ वाला रीजन कौन सा हो गया, ये ऊपर वाला रीजन हो गया। अब इसके ऊपर जाओगे तो ऊपर आपको भारत देखने को मिलेगा, नीचे का तमिलनाडु वाला हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। तो इस वाले रीजन में ना पहले चाइना अपना काम कर रहा था। चाइना यहाँ पर एक प्रकार से ये इलेक्ट्रिसिटी वगैरह डेवलप करने का काम करने वाला था। हमने यहाँ पर बहुत जोर दिया और उसके बाद यहाँ पर चाइना को हटा दिया। अब यहाँ पर नॉर्दर्न प्रोविंस के अंदर यहाँ पर क्या है कि आप देख पाओगे अडानी ग्रुप आज के टाइम पर ये वर्क करता हुआ नजर आ रहे हैं। अडानी ग्रुप ने यहाँ पर एक डील साइन कर ली है, किसके साथ, यहाँ पर जो श्रीलंका की जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक बॉडी है उसके साथ में। और यहाँ पर बोला गया कि लगभग 500 मेगावाट की बिजली का उत्पादन किया जाएगा, जो कि मैंने अभी आप लोगों को डायरेक्टली बता दिया है, जो कि कॉस्ट लगेगी यहाँ पर $500 मिलियन की। ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पर नर्दर्न प्रोविंस के अंदर होगा। नर्दर्न प्रोविंस मैंने अभी आपको मैप में थोड़ा सा ड्रॉ करके बता दिया था। ठीक है, ये आपको क्लियर करना है। फिर उसके बाद और क्या बताया गया, और फिर ये बताया गया कि भाई यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि श्रीलंका की तरफ से डिमांड है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें वहाँ पर, क्योंकि श्रीलंका के अंदर हालत काफ़ी बुरी है। और इसी चक्कर में अभी रिसेंटली जो श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आपको पता होगा, ये भारत आए थे। और भारत आए तो भारत ने यहाँ पर काफ़ी सारा पैसा श्रीलंका के लिए अनाउंस किया कि हम लोग यहाँ पर इतना सारा सपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि श्रीलंका आज के टाइम पर एक ऐसी कंट्री है जिनकी इकॉनमी पूरी तरह से फेल मार रही है। ठीक है, तो ये आप लोग देख पाओगे, इस आर्टिकल को मैंने काफ़ी अच्छे से आप लोगों को बता दिया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको पता होगा रिसेंटली अगर हम बात करें पिछले 3-4 महीनों में, तो श्रीलंका इंडिया बहुत चर्चा में रहे, तो आपको पढ़ना है। ठीक है, आप क्यों क्यों चर्चा में रहते हैं, मैं आपको 2-4 बातें बता देता हूँ। एक तो ये आपको देखने को मिलेगा अडानी ग्रुप ने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को लेकर एक डील कर ली है। दूसरा, इससे पहले चर्चा में था इंडिया श्रीलंका के बीच में एक मछुआरों वाला विवाद हुआ था, फिशरमैन डिस्प्यूट, जहाँ पर भारत के बहुत सारे मछुआरे श्रीलंका के अंदर अरेस्ट कर लिए गए थे। दूसरा विवाद ये देखने को मिलता था। इससे पहले यहाँ पर एक तीसरा एक आपको पता होगा एक डील हो गई है। वो क्या है कि भारत आज के टाइम पर श्रीलंका के अंदर जो ट्रिंकोमाली वाला एरिया है, वहाँ पर जो टैंक्स हैं ट्रिंकोमाली के, उनको भारत डेवलप करेगा, जो कि एक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डील है और पॉसिबिलिटी है इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाए। तो क्वेश्चन बन सकता है, तो इसके बारे में पता भी होना चाहिए। तो चलो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ इसके बारे में।
जब आप लोग यहाँ पर मैप देखोगे तो श्रीलंका का मैप इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऊपर ये नर्दर्न रीजन हो गया, नीचे साउदर्न रीजन हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा कट दिख रहा होगा ऐसा, कहाँ पर, यहाँ पर। चलो मैं जूम कर देता हूँ, ये आप देख पाओगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक छोटा सा कट है, यही यहाँ पर ट्रिंकोमाली वाला रीजन है। अब यहाँ पर है क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ट्रिंकोमाली वाला रीजन, ये पूरा श्रीलंका का मैप हुआ, ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ऐसा देखने को मिलेगा। ये पूरा का पूरा यहाँ पर एक आपको पोर्ट देखने को मिलेगा। ब्रिटिशर्स जो हुआ करते थे, अंग्रेज़, ठीक है, अब जब वर्ल्ड वॉर वगैरह चल रही थी तो उस समय यहाँ पर उनको क्या चाहिए होता है, जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास उनकी जो नेवी है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, बहुत ज़्यादा मजबूत थी नेवी। और नेवी के मजबूत होने का पीछे ये था, रीज़न ये था कि दुनिया भर में अलग अलग देशों के अंदर इन्होंने यहाँ पर कुछ अपने हिसाब से पोर्ट्स बना रखे थे कि मान लो यहाँ पर अभी ब्रिटिशर्स की जो नेवी है यहाँ पर आई, यहाँ पर अटक गई, यहाँ पर इनका तेल खत्म हो गया, तो तेल कैसे भरेंगे। तो तेल यहाँ पर भरने के लिए इन्होंने जुगाड़ फांसा। जुगाड़ क्या फांसा, श्रीलंका के अंदर जो ये ट्रिंकोमाली वाली जगह है यहाँ पर इस प्रकार से टैंकर्स बना दिए, जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे। ये जो गोल गोल आपको ये पेड़ों के बीच में छुपे छुपे टैंकर्स दिख रहे हैं, ये बहुत बड़े बड़े टैंकर्स अपने आप में। तो उन्होंने यहाँ पर ये टैंकर्स बना दिए, ट्रिंकोमाली टैंक के नाम से जानते हैं इसको, हम ऑयल टैंक के नाम से जानते हैं। यहाँ पर तेल भर के रखते थे वो लोग। अब यहाँ पर इनको जहाज़ वगैरह यहाँ से निकलता था तो तेल भरते थे जहाज़ में और निकल देते थे। तो इस प्रकार से दुनिया भर में अलग अलग जगह पर पोर्ट बना रखे थे। तो यहाँ पर भी ऐसा ही था। अब क्या हुआ, ब्रिटिशर चले गए तो यहाँ पर श्रीलंका के हाथ में आ गए ये सारे टैंकर्स, ऑयल टैंक। अब यहाँ पर श्रीलंका के हाथ में आ गए तो श्रीलंका के पास इतना पैसा नहीं है कि इस टैंक को वापस से नया कर सके। क्यों, क्योंकि टैंक बहुत पुराने हो चुके हैं। आप देख पाओगे इस प्रकार से जंग लग रही है ना, ये आप देख रहे हो कि किस प्रकार से जंग लग चुकी है सभी टैंक्स के ऊपर। तो ये काफ़ी पुराने हो चुके हैं। अब इनको नए करने के लिए, मतलब एक टैंक को भी अगर नया करना है, उसको रिफर्बिश करना है, तो उसके लिए काफ़ी सारा खर्चा आ रहा है। ठीक है, बिलियंस ऑफ डॉलर का खर्चा आ रहा है, तो जो कि श्रीलंका नहीं कर सकता। तो अभी रिसेंटली भारत और श्रीलंका ने मिलकर 15 टैंक सही कर लिए थे। अभी क्या है, भारत ने डील करी है कि हम लोग सारे टैंक को सही करेंगे। हमने तो यही बोला था श्रीलंका से, आप हम लोग दे दो, हम सबको सही कर लेंगे, हमें दे दो। लेकिन बीच में क्या हुआ, श्रीलंका देने को तैयार नहीं था। और मतलब बहुत सालों से हम लोग वेट करते रहे, नहीं देने को तैयार था। क्योंकि हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हम लोग अपने तेल को स्टोर कर पाएंगे, हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग यहाँ से ले पाएंगे। ठीक है, ये एरिया हमारे अंडर में आ जाएगा। तो अभी फिर उसके बाद रिसेंटली पिछले साल दिसंबर, मतलब दिसंबर के महीने में या फिर आप कह सकते हो जनवरी के महीने में, इस साल ही अभी 2 महीने पहले ये डील हो गई है, जहाँ पर हम लोग इस टैंक को रिफर्बिश करेंगे, इस टैंक को यहाँ पर सही करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग अब इसको यूज़ करने वाले हैं। श्रीलंका के साथ मिलकर काम ये किया जाएगा, जिसमें भारत और श्रीलंका दोनों को फ़ायदा भी होगा। ठीक है, तो दूसरी वाली डील के बारे में आपको बता दिया। थोड़ा बहुत ध्यान रखना है इसके बारे में। बताना चाहता तो इसके बारे में और ही बहुत कुछ बता सकता था, डिटेलिंग बता सकता था, वर्ल्ड वॉर के बारे में बता सकता था, बट अभी के लिए यहाँ पर समझने के लिए काफ़ी है। अगर आपको इसके बारे में जानना है, पूरा वर्ल्ड वॉर वगैरह समझना है, तो 1 तारीख मतलब 1 जनवरी 2022 का द हिंदू एनालिसिस देख लेना। तो सिंपल सा है, सर्च करना यूट्यूब पर 1 जनवरी 2022 द हिंदू एनालिसिस बाय दीपक यादव एजुकेशन, आपको वीडियो मिलेगा, उसको देखना, मज़ा आ जाएगा। वहाँ पर मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया है। आगे चलते हैं ना। उसके बाद यहाँ पर आपको एक छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा, एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पे बात की गई है चिलिका लेक के बारे में। जो चिलिका लेक एरिया है, यहाँ पर आप कह सकते हो काफ़ी सारी जो फिशिंग वगैरह है, फिशिंग बोट्स को अभी के लिए बैन कर दिया गया है। ओडिशा सरकार ने यहाँ पर प्रपोज किया है, प्रपोजल डाला कि भाई यहाँ पर जो भी फिशिंग बोट्स हैं उनको अभी मूव नहीं किया जाएगा, उनको बैन किया जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं और वो माइग्रेटरी बर्ड्स होंगी काफ़ी परेशान, वो डिस्टर्ब होंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर ये रोक लगाई गई है। तो डिस्कस करते हैं यहाँ पर। पहले तो यहाँ पर मैं आपको चिलिका लेक के बारे में बताता हूँ, फिर उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाएंगे। पहले आपको क्या करना है, मैप को देखना है। मैप में क्या होगा, हम अच्छे से देख पाएंगे। ये उड़ीसा का मैप हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पाओगे, ये आपको चिलिका लेक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो अभी यहाँ पर देख पाओगे, पहले उड़ीसा यहाँ पर लिखा जाता था, बट यहाँ पर ओडिशा है, तो ध्यान रखना। अगर हम लोग बात करें तो सिंपली इस आर्टिकल को जीएस पेपर 3 से रिलेट कर सकते हो। जीएस पेपर 3 के अंदर कंजर्वेशन का टॉपिक है, वहाँ से रिलेट कर सकते हो। अभी मैंने 2 वर्ड बोले, चिलिका लेक, माइग्रेटरी बर्ड्स, क्योंकि माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर आती हैं। तो क्वेश्चन ये है कि माइग्रेटरी बर्ड्स हैं क्या, माइग्रेटरी स्पीशी कौन सी होती हैं। माइग्रेटरी स्पीशी वो होती हैं जो कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री, मतलब एक जगह से दूसरा जगह एक लंबा सफ़र तय कर जाती हैं। तो हर साल सर्दियों में क्या होता है, जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो यहाँ पर चिलिका लेक पर आती हैं दुनिया भर से, ठीक है। और चिलिका लेक अपने आप में एशिया का एक सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लगून देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, एशिया का जो एक लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लगून है चिलिका लेक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको भितरकनिका सेकंड लार्जेस्ट एक बहुत बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग प्रजातियाँ जो है जानवरों की वो माइग्रेट करती हैं। कहाँ से, ऊपर साइबेरिया से, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, हिमालयन रीजन, सेंट्रल यूरोप यानी कि जो ये कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इन सारे देशों से यहाँ पर बहुत सारी जो है बर्ड्स वगैरह आती हैं, बहुत सारे जानवर यहाँ पर इंडिया में आ जाते हैं।
अब बर्ड्स वगैरह आती हैं तो वहाँ पर चिलिका लेक पर थोड़ी देर के लिए ठहरती हैं, थोड़ी देर के लिए ठहरती हैं, ठीक है। अब चिलिका लेक की जब हम बात करते हैं तो जो चिलिका है वो एशिया का एक लार्जेस्ट और दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट लगून के नाम से जाना जाता है। इंडिया का यहाँ पर अगर हम लोग बात करें एक लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड आपको देखने को मिलेगा माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। तो बहुत सारी जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो यहाँ पर आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, और बहुत सारी ऐसी प्रजातियाँ भी आपको यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स की देखने को मिल जाएंगी जो कि थ्रेटेंड स्पीशी हैं, मतलब कि जो अपने आप में बहुत ज़्यादा खतरे में है, ठीक है, उनकी प्रजाति बहुत खतरे में है। ऐसी स्पीशीज़ भी आज के टाइम पर आपको चिलिका लेक के पास बहुत सारी देखने को मिलेंगी। 1981 में चिलिका लेक को डेजिग्नेशन दिया गया था फर्स्ट इंडियन वेटलैंड का, ठीक है। तो यहाँ पर भारत का पहला वेटलैंड जो है जिसको एक अंतर्राष्ट्रीय इंपॉर्टेंस मिला, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस मिला रामसर कन्वेंशन के अंडर में, वो था चिलिका लेक, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया, जो मेजर अट्रैक्शन है चिलिका लेक पर जो सबसे ज़्यादा चीज़ें देखने वाली है, जो सबको अट्रैक्ट करती है, वो इरावदी डॉल्फिन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि चिलिका वाले लेक पर ही मिलती हैं ज़्यादातर, ठीक है, ये क्लियर हुआ। फिर उसके बाद जो लार्ज नालाबना आइलैंड आपको देखने को मिलेगा, फॉरेस्ट ऑफ रीड्स, ये कुछ एरिया है जो कि 16 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास को देखने को मिलेगा इस पूरे एरिया के अंदर, जिसको हम लोगों ने एक बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया है 1987 के अंदर। तो यहीं पर चिलिका लेक पर ही कुछ एरिया है जिसको हम लोग बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर कर चुके हैं। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। उसके साथ साथ यहाँ पर एक टेम्पल देखने को मिलेगा, कालीजाई टेम्पल, जो कि इसी आइलैंड पर लोकेटेड है चिलिका लेक में। उसके बाद बहुत सारी जो स्पीशी हैं भारत के अंदर अगर हम लोग बात करें तो इंडिया एक टेम्पररी घर है जहाँ पर बहुत सारे मतलब जानवर हैं, पक्षियाँ हैं, उन सब की यहाँ पर प्रजातियाँ आती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखें तो इसमें आप लोग देख सकते हो जैसे एमूर फॉल्कन हुआ, बार हेडेड गीज हुआ, ब्लैक नेक क्रेन हुआ, मैरीन टर्टल्स हुआ, दुगोंग, हम्पबैक व्हेल्स, ये सब आप देख पाओगे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये एनिमल्स देखने को मिलते हैं। नाउ अभी यहाँ पर इन सारे जानवर में से एक जानवर काफ़ी चर्चा में है पिछले कुछ दिनों से, वो है दुगोंग। दुगोंग को हम लोग समुद्री गाय के नाम से जानते हैं, सी काऊ के नाम से जानते हैं। अभी आपको बताना यह है, तमिलनाडु सरकार ने डिसाइड किया है कि दुगोंग के लिए भारत का पहला कंजर्वेशन रिजर्व बनाया जाएगा। तो वो कंजर्वेशन रिजर्व कौन से एरिया में बनाने वाले हैं, आपको नीचे कमेंट सेक्शन में वो एरिया लिखना है। थोड़े दिन पहले ही हम लोगों ने इसको पढ़ा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ। बाकी मैं आपको ये बता चुका हूँ कि जो बर्ड्स हैं वो कहाँ कहाँ से आती हैं, ऊपर वाले सेंट्रल एशियन कंट्रीज से यहाँ पर देख पाओगे जो बर्ड्स वगैरह वो इस वाले पर्टिकुलर एरिया के अंदर आती हैं। तो बर्ड्स को डिस्टर्बेंस ना हो उसके लिए यहाँ पर एक काम किया गया। ओडिशा हाई कोर्ट ने यहाँ पर इन सब चीज़ों को कंकर किया और साथ ही साथ डायरेक्ट किया कि जो ये बैन है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ यहाँ पर एक हाई लेवल मीटिंग के अंदर सब कुछ डिस्कस किया गया, सारे इशूज़ को डिस्कस किया गया और फिर उसके बाद यहाँ पर इनको बैन किया गया है। और यहाँ पर बोला गया कि भाई यहाँ पर जब बैन कर देंगे तो वो एरिया जो है वो अनडिस्टर्ब सा एरिया हो जाएगा, जो कि मतलब वहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस रहेगा नहीं और प्रॉपरली यहाँ पर जो हमारे जानवर हैं वो देखने को मिल सकते हैं। क्लियर हुआ। तो हम अपने माइग्रेटरी बर्ड्स को एक अनडिस्टर्ब्ड इकोसिस्टम देने के लिए 6 महीने के लिए, मतलब देखो साल में 6 महीने यहाँ पर इस प्रकार से देखने को मिलते हैं जहाँ पर हम लोग एक अनडिस्टर्ब्ड इकोसिस्टम क्रिएट करने वाले हैं। इसी के लिए यहाँ पर इन सारी बोट्स फिशिंग वगैरह को बैन कर दिया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी वर्ल्ड पेज पर आएंगे तो वर्ल्ड पेज पर हमने अभी आर्टिकल्स को डिस्कस कर ही लिया है ऑलरेडी। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे आज मंडे है। मंडे आप जैसा आपको पता होगा जो ये वर्ल्ड पेज के बाद है ये बिजनेस का पेज आता है, इकॉनमी वाले आर्टिकल्स आता है, लेकिन मंडे में यहाँ पर ये पेज नहीं आता, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पर ये काफ़ी सही रहने वाला है, आज आर्टिकल कम है। अब आगे बढ़ते हैं और डायरेक्टली चलते हैं एडिटोरियल पर। लेकिन एडिटोरियल पर चलने से पहले आपको पता होगा जो द हिंदू है वो यहाँ पर आजकल एक नया मतलब इनिशिएटिव है उनका, टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट का, मतलब अब तो काफ़ी पुराना हो चुका है, मैं रोज़ नया बोल देता हूँ। तो द हिंदू के अंदर एडिटोरियल से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या, हाँ बिल्कुल, एडिटोरियल से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आजकल पेज आता है टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट का, जिसको ज़्यादा इम्पॉर्टेंस मिलने लगा है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर आर्टिकल्स ही कुछ ऐसे पब्लिश होते हैं जो कि बहुत बेहतरीन होते हैं। एडिटोरियल पर बहुत सारे बकवास वाले आर्टिकल भी हम लोग देख पाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर काम के आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं और मतलब ऐसे जो कि स्पेसिफिकली एग्ज़ाम के लिए बने हो, ऐसी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जाती है, ठीक है। बहुत सारे मैंने रिसेंटली आर्टिकल्स कवर करे हैं कन्वेंशन के ऊपर और इन सब चीज़ों के ऊपर, जहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी डायरेक्टली पूछ चुका है, तो कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से तैयार होते हैं, डेफिनेटली तैयार होते हैं। तो ये जो आर्टिकल है इसका लेंथ देखो, मतलब क्या लेंदी सा आर्टिकल है लेकिन ज़बरदस्त है। एक एक करके डिस्कस करेंगे सारी बातें क्या है इसके अंदर। यहाँ पे बात की गई है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इसकी फंक्शनिंग को लेकर। देखो हुआ क्या है, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 2-3 चीज़ों की वजह से काफ़ी चर्चा में है। वो क्यों चर्चा में है, रिसेंटली क्या हुआ, जो यहाँ पर
रॉसकॉस्मॉस है। रॉसकॉस्मॉस क्या है तो मैं आपको बताता हूँ पहले। देखो ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये 5 कंट्री के थ्रू बनाया गया है, उनकी स्पेस एजेंसीज ने मिलकर इसको बनाया है, जिसमें से रशिया भी है। रशिया की स्पेस एजेंसी है रॉसकॉस्मॉस। जैसे भारत का इसरो है, यूएस का नासा है, उसी प्रकार से रशिया का रॉसकॉस्मॉस है। तो इसका बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट था इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लॉन्च करने में। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो आप लोग पिक्चर में देख पा रहे हो, ये एक कमरा टाइप का एक रूम है जो कि स्पेस में देखने को मिलेगा। जितना बड़ा फुटबॉल फील्ड होता है उतना बड़ा यहाँ पर ये एक स्पेस सेंटर बनाकर हमने स्पेस में लॉन्च कर रखा है। ये मतलब अंतरिक्ष में तैर रहा है। तो यहाँ पर हमारे रिसर्चर्स जाते हैं, वो रुक सकते हैं, आराम से यहाँ पर रिसर्च एनालिसिस कर सकते हैं, फिर उसके बाद रिटर्न हो सकते हैं। तो अभी रिसेंटली न्यूज़ क्या आती है, रशिया के रॉसकॉस्मॉस की तरफ से स्टेटमेंट यह है कि भाई आज के टाइम पर रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। कौन कौन लगा रहा है, यूएस लगा रहा है, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ लगा रही हैं। तो रशिया की हालत ऑलरेडी काफ़ी ख़राब हो चुकी है। तो रशिया ने एक धमकी सी दे दी, एक थ्रेट दे दिया है कि भाई जो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, इसको अमेरिका के ऊपर गिरा देंगे। अमेरिका के ऊपर गिरा देंगे या फिर कहीं ना कहीं और गिरेगा तो गिरेगा, लेकिन रशिया के ऊपर नहीं गिरेगा। अब मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि गिरेगा तो रशिया के ऊपर क्यों नहीं गिर सकता, प्लस यहाँ पर रशिया का कितना बड़ा महत्व है, क्या रशिया ऐसा कर सकता है, इसको गिरा सकता है। सारी बात हम डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्या क्या है। यहाँ पर सब कुछ ऑथर ने लिखा है डिटेल से। देखो एक रॉयटर्स की रिपोर्ट आई है, रॉयटर्स ने यहाँ पर यह बताया कि एक स्टेटमेंट निकल कर आया है रॉसकॉस्मॉस की स्पेस एजेंसी की साइड से। वहाँ पर एक व्यक्ति हैं डिमिट्री रोगोजिन, इन्होंने यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन शेयर करी। इन्होंने बोला कि भाई यहाँ पर सैंक्शन हटा दो हमारे ऊपर से, जो ये सैंक्शन लगा रहे हो ना, इसकी वजह से रशिया को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर रशिया क्या कर सकता है, जो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है बेसिकली, इसको यहाँ पर गिरा सकता है। ये कहीं पर भी गिर सकता है, समुद्र और लैंड पर, लेकिन यहाँ पर लैंड पर भी गिर सकता है। ध्यान रखना, अमेरिका के ऊपर गिरा देंगे। ये यहाँ पर रशिया की तरफ से स्टेटमेंट निकल कर आता है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ना। दूसरा क्वेश्चन आता है कि रशिया का रोल आखिरकार क्या है इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। तो आपको ध्यान रखना है, जो ये ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आपको देखने को मिलेगा, जब इसको लॉन्च किया गया था, बाय द वे कौन से साल में लॉन्च किया गया था, आपको नीचे कमेंट सेक्शन में वो ईयर बताना है। परसों ही मैंने आप लोग को इसके ईयर के बारे में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, इसको लॉन्च करने के पीछे आपको 5 इंटरनेशनल एजेंसीज देखने को मिलेंगी, स्पेस एजेंसी। कौन कौन सी हैं, यूएस का नासा है, उसके बाद रशिया का रॉसकॉस्मॉस है, जापान का जाक्सा है, कनाडा का कैनेडियन स्पेस एजेंसी है, और यूरोप का यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। तो ये 5 अलग अलग स्पेस एजेंसीज है जिन्होंने मिलकर इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लॉन्च किया था। नाउ ये जो हर एक एजेंसी है, इनका अलग अलग रोल है इसके अंदर। तो हर एक एजेंसी, इन 5 एजेंसी का एक बहुत बड़ा कंट्रोल है इस पूरे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर। 5 कंट्रीज़ मिलकर बहुत अच्छे से अलग अलग रोल को अपने निभा रही हैं, तब से आराम से एक काम कर रहा है। किसी एक कंट्री का यहाँ पर काम नहीं है, हर एक कंट्री का काफ़ी बड़ा सपोर्ट है। तो अगर कोई भी कंट्री से बैक करती है तो इससे अगेन प्रॉब्लम आएगी। नाउ बात करें तो चलो हमने ये देख लिया, तो हमें ये बताओ आर्टिकल के अंदर क्या बताया गया। आर्टिकल के अंदर बताया गया रशिया का स्पेसिफिकली क्या सपोर्ट इसके अंदर देखने को मिलेगा। देखो रशिया का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक बहुत बड़ा रोल है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का वज़न बहुत ज़्यादा है, टन्स में इसका वज़न देखने को मिलेगा। इसकी वजह से जिस ऑर्बिट पर इसको लॉन्च किया गया है वो इस ऑर्बिट से नीचे ढहने लगता है। तो जब ये नीचे आने लगता है तो इसको वापस से ऑर्बिट पर लाने का काम रशिया करता है। तो यहाँ पर क्या है, ऑर्बिट पर लाने का काम भी रशिया करता है। साथ ही साथ जो एस्ट्रोनॉट्स हैं आज के टाइम पर पृथ्वी से जाते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर और फिर वहाँ से वापस आते हैं, ये काम भी रशिया करता है। लेकिन अब तो यूएस का स्पेस एक्स आ चुका है इस फील्ड के अंदर। ठीक है, एलॉन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, यहाँ पर ये आ चुकी है, जिसमें यहाँ पर अब ये अपना जो मतलब आराम से जो है ये भी सेंड करने लगे हैं लोगों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक। बट अगर हम लोग बात करें स्पेस एक्स से पहले तक रशिया का बहुत बड़ा रोल था, जहाँ पर एस्ट्रोनॉट वगैरह जा रहे थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे और वापस से आ रहे थे। नाउ अब लोग बात करते हैं कि रशिया का, चलो हमने रोल समझ लिया क्या है, बट अभी ऑर्बिट वाली क्या बात बोल रहे थे, तो वो बात यह है कि ISS का जो वेट है, मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जो वज़न है वो बहुत ज़्यादा है, हैवी वज़न है, जिसकी वजह से जब हमने इसको इसके ऑर्बिट पर लॉन्च किया, उस ऑर्बिट से ये नीचे ढहने लगता है, नीचे आने लगता है। तो इसको बार बार पुश करके इसकी ओरिजिनल लाइन में लाने का काम करता है कौन, रशिया करता है। ठीक है, ये आपको ये इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो रशिया का महत्व क्या है आप लोग यहाँ पर समझ रहे होंगे। तो बेसिकली यहाँ पर ये काम हो सकता है, रशिया यहाँ पर इसको ढहा सकता है, नीचे लेकर गिरा सकता है। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। प्लस अगर हम लोग इसको अपने ऑर्बिट पर मेंशन नहीं करेंगे
तो अगर इसको हम लोग अपने ऑर्बिट पर नहीं भेजेंगे तो इसको काफ़ी बड़ा खतरा हो सकता है। अगर रशिया इसको ऑर्बिट पर ना भेजे वापस से तो ये किसी भी कूड़ा करकट आज के टाइम पर स्पेस में बहुत सारा है वहाँ से टकरा सकता है, जिससे कि हमारा ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स का यहाँ पर खर्चा हो जाएगा, मतलब नुकसान हो जाएगा, ठीक है, अगर हम लोग इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को नहीं बचा पाते हैं तो। फिर उसके बाद यहाँ पर और क्या बताया गया, अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर एक और बहुत बड़ा रोल है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अपने आप में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर हम लोग देखें तो हर साल के अंदर 7 से 8 टन जो फ्यूल है वो यहाँ पर खर्चा जाता है इसके ऊपर। तो इतना फ्यूल चाहिए होता है हर साल, तो ये काम कौन करता है, ये भी रशिया ही करता है, ये यहाँ पर बोला गया। तो रशिया का एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिलेगा। रशिया की कैपेसिटी देखो कि यहाँ पर इतना तेल यहाँ पर ये पहुँचाया जाता है। अगर यहाँ पर ये तेल ना पहुँचाया जाए तो उसके बाद ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यहाँ पर ढह जाएगा और उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो ये फिर उसके बाद वर्क नहीं करने वाला। तो रशिया का कितना बड़ा रोल है हमने समझ लिया। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि मान लो रशिया इस पूरे एग्रीमेंट से बाहर आ जाए, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए कुछ ना करे, तो क्या कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट है जो कि इस पूरे के पूरे स्पेस क्राफ्ट को बचा सकता है? तो देखो आज के टाइम पर अगर हम लोग बात करें तो दो पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिलती हैं। एक है स्पेस एक्स ड्रैगन मॉड्यूल और दूसरा है बोइंग स्टार लाइनर। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर रशिया को बीट कर सकती हैं। तो सब्स्टिट्यूट हैं बिल्कुल। यहाँ पर जो स्टार लाइनर है उसके पास कैपेसिटी है कि वो 10 टन तक जो फ्यूल है वो कैरी कर सकता है। तो यहाँ पर अगर रशिया बाहर निकल भी जाता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर रशिया को बीट करके हम लोग उसके बाद भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को चला सकते हैं। फिर उसके बाद बताया गया कि क्या वाकई में रशिया यहाँ पर इसको गिरा सकता है। तो हमने उसको समझा कि हाँ ऑर्बिट को मैनेज कर रहा है तो गिर तो सकता है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये रशिया के ऊपर ही क्यों नहीं गिरेगा, ये बताओ पहले, कि अगर ये गिरा तो रशिया के ऊपर भी तो गिर सकता है ना। तो लेकिन यहाँ पर रशिया के ऊपर क्यों नहीं गिरेगा, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जहाँ पर घूम रहा है आज के टाइम पर वहाँ पर उसके नीचे रशिया आता ही नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पर बोला गया। तो उसके नीचे रशिया आता ही नहीं है, ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, अमेरिका के ऊपर गिरा सकता है, बाकी यहाँ पर चीन, इंडिया, किसी के ऊपर भी यहाँ पर गिर सकता है, यह हम लोग देख पाएंगे। बाकी आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अभी गिराने के बारे में चर्चा की जा रही है, तो उससे पहले ये भी याद रखो कि अभी वैसे भी इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का रिटायरमेंट का समय भी आ रहा है। वो कब है, 2030 में हम लोग इसको रिटायर कर देंगे। 2030 में हम लोग इसको खुद ही गिरा देंगे। कहाँ पर, पॉइंट ऑफ नेमो पर, जो कि आपको इंडियन ओशन में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पर गिरा दिया जाएगा, और नहीं इंडियन ओशन नहीं, पैसिफिक ओशन पर देखने को मिलेगा जहाँ पर इसको गिरा दिया जाएगा। तो ओशन में यहाँ पर ये गिर जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये इसका समाप्ति, फिर कोई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रहेगा नहीं। तो अभी क्या इसको रिटायर करने के बारे में चर्चा की जा रही है। चाइना का अपना खुद का तियांगोंग तैयार हो चुका है। भारत 2030 तक अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च कर देगा। रशिया अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर काम कर रहा है। हर कोई कंट्री अपने अपने स्पेस स्टेशन के ऊपर काम करती हुई आज के टाइम पर नज़र आ रही है। आई होप आपको यहाँ पर ये पूरा का पूरा आर्टिकल, एक डिटेल्ड आर्टिकल अच्छे से समझ में आ चुका है। नाउ अब मैं लेकर चलता हूँ आपको एडिटोरियल पर एक ओवरव्यू देने के लिए। पेज नंबर 6 दैट इज़ एडिटोरियल। अब एडिटोरियल पर कुछ भी नहीं है काम का। कहोगे क्या बात कर रहे हो, देखो यहाँ पर आपने रोज़ाना देखा होगा एडिटोरियल के बराबर में एक पेपर और आता है, ठीक है। आज आप देख पाओगे सब कुछ इलेक्शन को लेकर है। अगला पेपर आप देख पाओगे सब कुछ इलेक्शन को लेकर है। बाकी यहाँ पर अगेन आपको और भी आर्टिकल पॉलिटिक्स से भरे हुए देखने को मिलने वाले हैं। तो एक लौता आर्टिकल यहाँ पर ये बात करता है रशिया यूक्रेन को लेकर, और रशिया यूक्रेन का विवाद जो है वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देखो एक इशू आप चर्चा में देख चुके हो, अब उसी के ऊपर 100 आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। जैसा आपने को पहले भी आपने बहुत सभी लोगों से सुना होगा, जहाँ पे भी आपने इंटरव्यूज़ देखे होंगे, और यहाँ पर मैं भी इसको पर्सनली बिलीव करता हूँ। आपको 100 आर्टिकल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस खाली इशू पता होना चाहिए। तो इंडिया यूक्रेन के वॉर के बारे में आपको पता है, और यहाँ पर पता ऑथर क्या बात करता है कि यूएनएससी के अंदर भारत ने एब्सटेन कर दिया, उसको लेकर यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो ये तो हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल से देखा हुआ है। यूएनएससी क्या होता है, यूएनएचआरसी के बारे में पढ़ रखा है, यूएनजी के बारे में पढ़ रखा है। तो अगेन यहाँ पर प्लीज़ बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना इस पेपर के ऊपर, क्योंकि आज यहाँ पर कुछ भी काम का नहीं है इस पूरे पर्टिकुलर पेज पर। तो आप लोग यहाँ पर इसको स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करना आज, क्योंकि आज आपका ये एडिटोरियल सेक्शन बिल्कुल भी काम का है नहीं, ठीक है, जैसा मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। तो एक ही लौता आर्टिकल था जो कि अगेन इंडिया रशिया को वॉर को लेकर है। आई मैं बताना चालू करोगे तो पक जाओगे, आप लोग रट चुके होगे उस पूरे वॉर को, जो कि हम लोगों ने मतलब
पढ़ के घोट के पी लिया है उस पूरे वॉर को। और टेलीग्राम पर आप लोग सर्च करना। अच्छा, टेलीग्राम पर यहाँ पे पता होगा कि नोट्स वगैरह मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, तो लेकिन यहाँ पर आपको मैं इस वाले न्यूज़पेपर के अंदर पिन करके दे दूँगा, आप न्यूज़पेपर के अंदर से ले सकते हो, ठीक है। तो न्यूज़पेपर का PDF आपको मिल जाता है थोड़ी देर के लिए, तो उसको डाउनलोड करो, इसमें से नोट्स को पिन, जो भी नोट्स पिन हुए हैं वो सब निकालो, और उसके बाद यहाँ पर उसको आप लोग नोट डाउन वगैरह कर सकते हो। बाकी यहाँ पर एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, ये बात करता है पाकिस्तान के अंदर भी मिसाइल हिट हुआ उसके बारे में। हमने यहाँ पर उसको अभी बताया कि हाँ हमारी गलती हो गई थी, एक उस चीज़ के बारे में एक हाई इंक्वायरी बैठाने के बारे में चर्चा की गई है, बस एक इन्फॉर्मेशन है। तो प्लीज़ आज का एडिटोरियल सेक्शन बेकार है, फिर से बोल रहा हूँ, आपको जानने की यहाँ पर इस पेज पर ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको पता होगा हमने एक आर्टिकल ले रखा है, जैसा हम लोग यहाँ पर एक थंबनेल रेडी करते हैं, एक आर्टिकल रोज़ अलग से भी डिस्कस करते हैं, तो लास्ट में एक आर्टिकल डिस्कस करते हैं, यह आर्टिकल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्या बात की गई है, आपको पता होगा कश्मीर फाइल्स जो मूवी है इसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। इनफैक्ट पूरे भारत में आप देखोगे चर्चा हो रही है। 11 मार्च को मूवी रिलीज़ हो चुकी है और मूवी बिंदास तरीके से यहाँ पर जा रही है। मतलब हर एक इंडियन यहाँ पर मुझे लग रहा है सबको मतलब देखनी भी चाहिए, जा भी रहे हैं सब लोग देखने। अभी फ़िलहाल अगर हम लोग बात करें इस कश्मीर फाइल को लेकर, तो एक कंट्रोवर्सी सी क्रिएट हो चुकी है पूरे देश भर में। किस चीज़ को लेकर, यहाँ पे आपने सुना होगा, बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे। इनफैक्ट ट्विटर अगर आप लोग चला दो तो आपने थोड़े दिनों पहले देखा होगा, ट्रेंड क्या हो रहा था, बॉयकॉट कपिल शर्मा शो। क्यों यहाँ पर बॉयकॉट हो रहा था? क्योंकि यहाँ पर विवेक रंजन अग्निहोत्री कौन है, जो कि यहाँ पर इस पूरी फिल्म के डायरेक्टर हैं, ठीक है। इस फिल्म को यहाँ पर उन्होंने डायरेक्ट किया है, तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये ही यहाँ पर वो व्यक्ति हैं, ठीक है। ये 3 यहाँ पर लोग आपको देखने को मिलेंगे जिनके थ्रू यहाँ पर एक कश्मीर फाइल्स पूरी तरह से प्रॉपर बन पाई है। तो अगर हम लोग विवेक रंजन अग्निहोत्री जी के बारे में बात करें तो इनका ट्विटर हैंडल आप जाकर देख सकते हो, एक ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है ये। तो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया कि यहाँ पर कि जो शो है बेसिकली यहाँ पर एक कपिल शर्मा शो है, इन्होंने यहाँ पर रिफ्यूज़ कर दिया, इन्होंने मना कर दिया इस कश्मीर फाइल्स मूवी को प्रमोट करने से। आपको पता होगा बहुत सारी मूवीज़ प्रमोट करने के लिए बड़े बड़े स्टार्स, बड़ी बड़ी पिक्चर्स यहाँ पर जाती हैं कपिल शर्मा शो में, तो इन्होंने यहाँ पर बोला, तो कपिल शर्मा ने यहाँ पर इसको मना किया, जिसकी वजह से यहाँ पर बॉयकॉट कपिल शर्मा शो का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला। उसके बाद यहाँ पर कोई इस मूवी को प्रमोट करने के लिए तैयार नहीं। अब क्या होता है, यहाँ पर आप देख पाओगे जो भी इस मूवी के डायरेक्टर हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पर इस मूवी को प्रोड्यूसर हैं, उसके बाद यहाँ पर आप लोग 2 लोग देख पा रहे होंगे, ये तीनों पर्सनैलिटी डायरेक्ट यहाँ पर मिलती हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से। तो कल आपने अगर ट्विटर चलाया तो कल यहाँ पर आपने देखा होगा ट्रेंड पर चल रहा था कश्मीर फाइल्स को लेकर, ठीक। यहाँ के हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ यहाँ पर आप देख पाओगे इन्होंने काफ़ी बातचीत करी है। प्लस आप अगर देख पा रहे होंगे तो कश्मीर फाइल्स को लेकर बहुत तगड़े तगड़े रिव्यूज़ आ रहे हैं। प्लस यहाँ पर आज के टाइम पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे लोग यहाँ ने बहुत तगड़े रिव्यू दिए, आपने यूट्यूब पर देख लिया होगा इस चीज़ को लेकर। तो अभी मैं आपको कश्मीर फाइल्स को लेकर और भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जैसा यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, अगेन एक ट्वीट मैं लेकर आया हूँ, जो ऐसे विवेक रंजन अग्निहोत्री हैं, इनका अगेन यहाँ पर एक ट्वीट देखने को मिलेगा। इन्होंने ट्वीट करके बताया भी कि हाँ हम लोग अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से मिले हैं, ठीक है। यहाँ पर एक व्यक्ति आपको विवेक रंजन अग्निहोत्री के अलावा इधर जो यहाँ पर दूसरी व्यक्ति हैं आप देख पाओगे अभिषेक अग्रवाल, इनका नाम देखने को मिलता है। उसके बाद कश्मीर फाइल्स की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर आप देख पाओगे जो स्टार्स हैं हमारे मिथुन दा देखने को मिलेंगे, ठीक है, अनुपम खेर देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर और भी स्टार्स हैं, मतलब जैसे मतलब आपको पता होगा मिथुन दा और अनुपम खेर के अलावा कोई ऐसे जाने माने स्टार्स इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, और इसी की वजह से काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। क्या कंट्रोवर्सी हुई थी कि विवेक रंजन अग्निहोत्री ने टाइप किया कि हमारे पास कोई ऐसे जाने माने इतने पॉपुलर स्टार्स नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर कपिल शर्मा ने रिफ्यूज़ भी किया है ना। उसके बाद ये जो आर्टिकल आप देख पा रहे हो, ये आर्टिकल मनी कंट्रोल पर है, और ये आर्टिकल बेसिकली कल का है। आज 14 मार्च है, आप देख पा रहे होंगे ये 13 मार्च का आर्टिकल है। 13 मार्च कल शाम को ये पब्लिश हुआ है, जहाँ पे बात की गई है कि एक अचीवमेंट एक आ चुका है। वो क्या है, जो एक कश्मीर फाइल है इसको रेटिंग 10 आउट ऑफ 10 की मिली है। कहाँ पर, अगर हम लोग बात करें जो ये इंटरनेट मूवी डेटाबेस है इसके अकॉर्डिंग बात करें तो इस प्लेटफॉर्म पर 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग यहाँ पर इस कश्मीर फाइल्स को मिली है। उसके साथ साथ यहाँ पर आप एक और डेटा देख पाओगे, द हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल है, अगेन कल का ये आर्टिकल है, आप देख पाओगे 13 मार्च का है, कल ये मॉर्निंग में पब्लिश हुआ था। वो ये है कि कश्मीर फाइल 11 मार्च को लॉन्च हुई। अब रिलीज़ होने के बाद में अगर हम लोग देखें तो अभी 2 दिन के अंदर अंदर ये 12 करोड़ का जो ये एक तरीके से इसका पूरा का पूरा जो यहाँ पर बजट होने वाला है वो क्रॉस कर चुकी है। साथ ही साथ अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो विकीपीडिया पे आप लोग देख पाओगे इस पिक्चर को बनाने में 14 करोड़ रुपए लगे हैं, जिसमें से अभी यहाँ पर 2 दिन में इसका जो कलेक्शन है बॉक्स ऑफिस का वो 12 करोड़ का हो चुका है। तो अगेन यहाँ पर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म यहाँ पर जाने वाली है। अब बात करते हैं टॉपिक की, मेन मुद्दे की, आखिरकार ये कश्मीर फाइल्स मूवी है किस चीज़ के ऊपर है। कश्मीर फाइल यहाँ पर कश्मीरी पंडित के एक्सोडस के ऊपर है। देखो 1990s के आसपास का यहाँ पर समय है, ठीक है, एक तारीख थी 19 जनवरी। तो ऐसा हुआ वहाँ पर कि जो कश्मीरी पंडित हैं उनको वहाँ से कश्मीर से एग्जैक्टली निकाल दिया गया था,
ठीक है। मतलब कश्मीर के अंदर पूरा का पूरा रेडिकलाइजेशन बहुत ज़्यादा फैल चुका था। इसके ऊपर एक पूरा वीडियो यहाँ पर मतलब पूरा का पूरा एक वीडियो की रिक्वायरमेंट है कि अगर मैं आपको डिटेल से बताना चाहूँ तो पूरा वीडियो यहाँ पर बनाऊंगा। वैसे टेंशन मत लो, एक वीडियो मैं लेकर आऊँगा। होगा क्या, डेली करंट अफेयर का जो वीडियो है, जैसा हमारा डेली करंट अफेयर का वीडियो भी आता है, उसके अंदर मैं यहाँ पर पूरा का पूरा ये सिनेरियो डिस्कस करने वाला हूँ कश्मीरी पंडित एक्सोडस के बारे में। और फिर उसके बाद क्या करूँगा, उसी में से क्लिप काट के यूट्यूब पर एक अलग से भी अपलोड कर दूंगा, वहाँ पे आप लोग सब लोग देख पाओगे। ठीक है। फिलहाल अगर हम लोग बात करें तो ऐसे यहाँ पर इंसिडेंट देखने को मिलता है। देखो इसके पीछे कई सारे कारण हैं। कारण यह है कि जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स के अंदर बहुत सारा इनस्टेबिलिटी देखने को मिल जाती है, बहुत इनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है, बहुत सारे इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं अलग अलग। ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस बन जाती हैं जो कि यहाँ पर चाहती हैं कि कश्मीर बिल्कुल अलग रहे, भारत के साथ ना रहे। ठीक है। एक इंडिपेंडेंट रहे। फिर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आती है जो कि चाहती है पाकिस्तान के साथ मिल जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं जिनके थ्रू यहाँ पर क्या होता है, एक समय बाद जो कश्मीरी पंडित हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार करना शुरू कर देते हैं और बहुत अत्याचार किया जाता है। इनफैक्ट यहाँ पर बोला यह जाता है कि लगभग 1 से 3 लाख जो कश्मीरी पंडित हैं उनको वो कश्मीर छोड़कर निकलना पड़ता है। हालांकि कश्मीरी पंडित बहुत लंबे समय से कश्मीर में रह रहे होते हैं। इस्लाम वहाँ पे कश्मीर में पहुँचने से पहले ही वहाँ पर जो कश्मीरी पंडित है वो रह रहे होते हैं। ठीक है। तो मतलब एक बहुत अच्छा खासा घर उनका हुआ करता था, मतलब बहुत अच्छा खासा, मतलब 2-2 मंजिल 3-3 मंजिल के घर हुआ करते थे, क्योंकि जो कश्मीरी पंडित थे वो बहुत एजुकेटेड थे, अच्छे खासे यहाँ पर मतलब ज़्यादातर आप देख पाओगे टीचिंग प्रोफेशन के अंदर देखने को मिलते थे। ठीक है। तो बहुत अच्छे यहाँ पर प्रोफेशन में थे, सभी नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उनका एक हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहा करता था। मतलब आप कह सकते हो मतलब अपने हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से वो लोग रह रहे थे। बट ऐसा सिनेरियो कि उनको मतलब वहाँ से धक्के मार के निकाला गया, जिसकी वजह से वो अलग अलग जगह पर सालों तक कैंपों में रहे हैं। ठीक है। अलग अलग कैंप्स में रहे। बहुत सारे लोग आज के टाइम पर जॉब्स करने लगे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर सही हो चुके हैं, अपनी लाइफ में वापस आ चुके हैं, लेकिन अभी भी हज़ारों लोग सफ़र कर रहे हैं उसी सिचुएशन में। वो सारी सच्चाई कश्मीर फाइल्स के अंदर यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक है। वो सारी चीज़ यहाँ पर कश्मीर फाइल्स के अंदर यहाँ पर बताई गई हैं, जिसका रिव्यू आपने देखा होगा, इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। मतलब जो कश्मीरी पंडित हैं उन्होंने बताया है, बिल्कुल बिल्कुल रियलिटी यहाँ पर इस पूरे के पूरे पिक्चर के अंदर देखने को मिल जाएगी। ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि इनस्टेबिलिटी यहाँ पर ऐसी क्रिएट हो जाती है, और इसको लेकर मैं आपको जैसे जैसे सारा टाइमलाइन है, क्या क्या हुआ था एग्जैक्टली, सब कुछ डेटा मैं आपके साथ बिल्कुल डेटा के साथ सब कुछ यहाँ पर डिस्कस करूँगा। एक वीडियो के अंदर डेली करंट अफेयर का वीडियो होगा, उसके अंदर मैं आपके साथ बात करूंगा कश्मीरी पंडित एक्सोडस क्या था, प्लस यहाँ पर कैसे शुरुआत होती है, कैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, कैसे यहाँ पर कश्मीरी पंडित के ऊपर अत्याचार किया जाता है। इतना अत्याचार किया जाता है कि जो वहाँ पर मस्जिद वगैरह हुआ करते थे, वहाँ से माइक में से यहाँ पर जो लाउड स्पीकर्स हुआ करते थे वहाँ से यहाँ पर अनाउंसमेंट करना चालू कर देता है कि जो कश्मीर पंडित है वो छोड़ दें कश्मीर। ठीक है। कश्मीर छोड़ दें। तो इस प्रकार से यहाँ पर उनके ऊपर जोर दिया गया, और बहुत सारे जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हुआ करते थे, कश्मीरी पंडित हुआ करते थे, उनकी जान लेना चालू कर दी थी उस समय। बहुत सारे कश्मीरी पंडित्स को मारा जा रहा था, जिसके दहशत की वजह से, जिसके डर की वजह से एक टाइम ऐसा आया कि कश्मीर पंडितों ने डिसाइड किया कि हम लोगों को यहाँ पर ये कश्मीर छोड़ देना चाहिए। तो ये सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो गई थी। वो सब मैं आपके साथ एक बार और डिस्कस करूँगा, तो डोंट वरी। अभी फिलहाल यहाँ पर क्या कंट्रोवर्सी चल रही है देश भर में, कल इसको लेकर बहुत सारे कमेंट्स भी देखने को मिल रहे थे, सर कश्मीर फाइल्स को लेकर यहाँ पर कुछ बता दो। तो मैंने यहाँ पर सोचा कि चलो आज मैं कश्मीर फाइल्स के ऊपर थंबनेल बना देता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पर आपके साथ मैं कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँगा। ओके। नाउ इसी के साथ हम लोग करते हैं अपने इस पर्टिकुलर लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। 1 सेकंड रुक जाओ। अभी क्या है, मैं आपको आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर बता देता हूँ। मैं क्वेश्चन का आंसर बताना भूल गया हूँ। क्वेश्चन का आंसर क्या था, तो अभी क्या है, 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। स्टार्टिंग मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, वो ये था, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव जो प्राइस है शुगर केन का, इसको अप्रूव करने वाली बॉडी कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। काफ़ी बार हमने इसको डिस्कस कर रखा है, चाहो तो आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करना, आपको नोट सामने दिखेंगे। ठीक है। वहाँ पर मैंने काफ़ी बार इसके बारे में बता रखा है। ओके। नाउ अब क्या है, देखो एडिटोरियल कोई इंपॉर्टेंट था नहीं, तो वीडियो अपना यहाँ पर खत्म होता है। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, सारी इंपॉर्टेंट बातें हम लोग कर ली हैं, तो यहाँ पर आपका कुछ नहीं छूटा है, सब कुछ बराबर चल रहा है। एक आर्टिकल और रह जा रहा है ना, वो कौन सा आर्टिकल था, एक दिन मैंने आपको बोला था कि वो आर्टिकल आप लोग खुद पढ़ लेना। ठीक है। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर
क्या हुआ, वो आर्टिकल पढ़ा था लेकिन फिर भी क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ा, तो उन लोगों का कहना ये है कि सर आप ही बता दो। तो वो ओल्ड एज को लेकर है, मैं आपको बता दूंगा कल जब भी मुझे टाइम मिलेगा, कल में टाइम मिलता है वीडियो के अंदर तो बता देंगे। अभी ऑलरेडी एक घंटे से ज़्यादा क्रॉस हो चुका है, तो फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपना वीडियो को समाप्त करते हैं। आर्टिकल वैसे सबके बराबर चल रहे हैं, कोई भी हमारा पेंडिंग वैसे बचा नहीं है, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन बची है वो भी डिस्कस कर लिया जाएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, टारगेट अपना अचीव कर देना है। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।